Yes, welcome students to the class of economics. Myself Rahul Grover, and today I'm going to teach you economics. Okay students, तो बेटे सबसे पहले at first we move on to the meaning of economics. तो first question when I opt this subject came to my mind is that what is economics, कि economics है क्या. ठीक है, तो most of the students thought that कि ये वही economics है जो उन्होंने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस पढ़ा होता है. नो डाउट स्टूडेंट्स, आपने वहां पर जो इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ा है वो इसका एक सिर्फ ग्लिम्स था, यानी आप ये कह सकते हो कि जो एट दैट टाइम आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा बेटे वो बहुत छोटा सा एक पार्ट था. बट नाउ यू केम टू नो अबाउट द रियल इकोनॉमिक्स. Okay students, so let's move on to the topic. Firstly, I'll let you know about the meaning of economics. Okay, so define करने के लिए हम क्या terms use करते हैं. So at first economics is derived from two words of Greek language. These are oikos, which means domestic, and nemein, which means management. Okay, so basically economics is related to the management of domestic area. Okay, in our domestic zone हमारे पास बहुत सारी wants होती हैं, यानी हम सबकी थिंकिंग में बहुत सारी वांट्स होती हैं. ठीक है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. तो अगर हम इसको एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड एरिया से स्टार्ट करें तो हाउस होल्ड एरिया में बेटे आपको पता है कि घर में एक परिवार के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एक फैमिली में, और उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, वेरियस डिमांड्स होती हैं ना. किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या. तो जो हाउस होल्ड के अंदर बेटे जो मैनेज करने के लिए जो हाउसवाइफ्स होती हैं, यानी जो आपके घरों में मदर्स हैं, वो क्या करती हैं, सबकी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं विद द हेल्प ऑफ दोज लिमिटेड रिसोर्सेस जो उनके पास हैं. ठीक है, तो कंसेप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द अनलिमिटेड वांट्स. देयर आर अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है, वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, बट टू सेटिस्फाई देम वी ऑल हैव लिमिटेड रिसोर्सेस. हम सबके पास रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटे, लिमिटेड होते हैं. ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मनी, पैसा चाहिए होगा. तो वो सबके पास क्या है, लिमिटेड है. ठीक है, सो लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरीके से चूज करना पड़ता है, यानी उनकी चॉइस इस तरीके से करनी पड़ती है सो एज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि हमें उससे क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट the choice of limited resources in such a way so that we can satisfy our unlimited wants in an effective way to get maximum satisfaction. ठीक है बेटे, कि अब सपोज दैट कि किसी एक पर्सन का, सपोज अमन इज अ पर्सन, और अमन का आज बर्थडे है. ठीक है, तो अमन के पेरेंट्स ने उसको ब्लेसिंग्स देते हुए 2000 रुपीज का एक नोट दिया और उसको ये कहा कि वो उससे जो कुछ भी अच्छा, मतलब वो अपने लिए कुछ परचेज करना चाहता है, कुछ भी अच्छा वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी करना चाहता है वो इन 2000 रुपीज से कर सकता है. अब अमन के पास जैसे ही ये 2000 रुपीज आए, उसके माइंड में बेटे बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो गए. ठीक है, अब अमन के माइंड में ये क्रिएट हो गया कि वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दे. उसके माइंड में ये क्रिएट हो गया क्यों ना अपने लिए कोई अच्छा सा जो है अच्छी सी जीन्स परचेज कर ले. उसके दिमाग में ये भी आ गया कि क्यों ना मैं इससे अपने लिए जो है बुक्स परचेज कर लूं, है ना. तो एक लिस्ट बन गई उसके माइंड के अंदर इन 2000 रुपीज के आते ही, है ना. तो
अनलिमिटेड वांट्स। इन सब अनलिमिटेड वांट्स ने उसको घेर लिया, लेकिन उसके पास रिसोर्स क्या है बेटे, लिमिटेड है ना। अब क्योंकि उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है तो वो कैसे सेटिस्फाई करेगा अपनी डिमांड को, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चॉइस करना पड़ेगा। सो अमन विल हैव टू चूज वेयर he actually wants to spend that limited amount of money so as to get the maximum satisfaction। अब अगर उसको अपनी चॉइस में ये लगता है कि उसे अपना पैसा जो है खर्चना चाहिए अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए, या उसको लगता है कि मतलब जो है वो इस पैसे से अपने लिए कुछ जीन्स वगैरह परचेज कर सकता है तो उसके लिए लगाना चाहिए, मतलब जहां उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन नजर आएगी वो अपना पैसा वहां लगाएगा। इसका मतलब उसको चूज करना पड़ेगा। तो एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चॉइस, क्योंकि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ऑल इन होल अगर मुझे एक लाइन में इन वन सेंटेंस मीनिंग देना हो व्हाट इज इकोनॉमिक्स देन, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, बाय द सेम वे। यहां देखिए, द रैशनल मैनेजमेंट, रैशनल मीन्स सोच समझकर, अच्छे से ध्यान में रखते हुए कॉन्सिक्वेंसेस को। तो द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ scarce resources, the rational management of scarce resources is known as economics। okay बेटे, तो rational management of scarce resources is called इकोनॉमिक्स। तो ये स्कैर्स क्या है बेटे, ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। तो लिमिटेड रिसोर्सेस को, ठीक है, लिमिटेड के लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है स्कैर्स। सो द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और द स्कैर्स रिसोर्सेज इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो ये बेटे आपका क्या हो गया, बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हो। ओके, so by next we talk about the two main branches of economics। so there are two main branches of economics, one is microeconomics and another one is macroeconomics। okay students, there are two main branches of economics, one is microeconomics and another one is macroeconomics। okay, so here we talk about the difference between these two branches of economics। okay, so firstly we are taking the meaning। तो मीनिंग क्या है बेटे, सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आप देखिए आई है और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए है। तो बेसिक डिफरेंस इज आई ऑफ आई एंड ए। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स it is a branch of economics, a branch of economics which deals with individual economic units, like if we are studying about the behavior of a consumer, if we are studying about the behavior of a household, then we consider it in microeconomics। okay, तो अगर हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अ कंज्यूमर्स बिहेवियर और द बिहेवियर ऑफ अ फर्म, a firm's behavior, then we are talking about माइक्रोइकोनॉमिक्स। यानी जब भी हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करता है while making economic transactions, while doing the economic transactions, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है बेटे, जैसे
अब आप सोचोगे बिहेवियर किस तरीके का, लाइक वो मार्केट में किस तरह से जाकर के डिमांड करता है, किसी प्रोडक्ट को बाय कैसे करता है, या फिर कोई फर्म का बिहेवियर है, मतलब वो किस तरीके से एक प्रोडक्ट को सेल करती है मार्केट के अंदर, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है उसको सेल करने को लेकर के। दैट्स व्हाई ये किसका पार्ट है बेटे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ओके, एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, इट इज a branch of economics, it is a branch of economics which deals with the economic problems, which deals with the economic problems as a whole, as a whole, which deals with the economic problems as a whole, यानी ये पूरी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है बेटे ये उससे डील करता है। ये तो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से डील करता है। अभी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम किस चीज को रिलेटेड है, उसकी डिमांड से रिलेटेड है, या फिर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम उसकी सप्लाई से रिलेटेड है, प्रोडक्ट किस तरह से सप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज अ ब्रांच विच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल, यानी पूरी इकोनॉमी के साथ जो है इसकी डीलिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, problem of unemployment. The problem of unemployment is not concerned with a single person, it is concerned with the whole economy. A problem of poverty, it is not concerned with the single person, it is concerned with the whole economy. How economy deals with the unemployment, how economy deals with the problem of poverty, so all these we have to discuss in macroeconomics. Okay students, here is the basic difference. Microeconomics वो branch है जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको ये चीज में कंफ्यूजन आ रहा है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेटे क्या होता है, विच डील्स विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स मैंने वहां लिखा है और यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लिखा है, तो वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की प्रॉब्लम से ही डील करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी जो है एज अ होल इकोनॉमी में, मतलब एज एन एग्रीगेट टर्म, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट फॉर ऑल, तो सभी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं ये सबके साथ डील करता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, दैट इज रिलेटेड टू चॉइस। तो ये पीछे हमने किया था ना कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई here is the basic difference microeconomics and macroeconomics. okay तो इसमें आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर दोगे। so students, next term we have is micro macro paradox. so micro macro paradox क्या है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं पहले तो the things, or I said rules applicable to micro economics are not applicable to macro economics or macro level. okay and vice versa, so students, the things or rules applicable to microeconomics are not applicable to macroeconomics, and vice versa, the things or rules which are applicable to macroeconomics are not applicable to microeconomics. ठीक है, is known as micro macro paradox. okay micro macro paradox. तो बेटे इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि रूल्स या थिंग्स जो माइक्रो पे एप्लीकेबल है वो मैक्रो पे एप्लीकेबल नहीं है। कैसे, फॉर एग्जांपल, if a person withdraw money from his or her bank account, अगर कोई पर्सन अपने बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता है तो इट विल नॉट बी एनी सीरियस सिचुएशन फॉर द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन पैसा निकलवा भी रहा है तो पूरी इकोनॉमी के लिए कोई एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, ठीक है ना। लेकिन if a person withdraw money from his or her bank account, it will not
affect the banking system. But if all the depositors withdraw their money from their accounts, it will be very serious for the whole economy. है ना? अगर एक पर्सन अपने बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ये चीज वैलिड है माइक्रो लेवल पे कि इंडिविजुअल है, सिंगल इंडिविजुअल है, वो अपने बैंक अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है. इट विल नॉट अफेक्ट सीरियसली द इकोनॉमीज बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है. बट यही सेम चीज अगर मैक्रो लेवल पर होती है, मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए ये क्या करती है, बहुत अफेक्ट करती है. कैसे? ये देखो, अगर सभी डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, अपनी मनी विड्रॉ कर लेंगे एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इट विल बी सीरियस फॉर द होल इकोनॉमी. तो मैक्रो लेवल पर वही चीज, वही विड्रॉल सीरियस हो गया. एक सिंगल इंडिविजुअल विड्रॉ कर रहा था, सीरियस नहीं था. लेकिन अगर सभी एक ही टाइम पे अपना पैसा विड्रॉ करने पहुंच जाएंगे तो ये एक सीरियस ड्रॉबैक होगा. इट मींस जो चीज माइक्रो के लिए एक वर्च्यू थी वो मैक्रो के लिए एक वर्च्यू नहीं है, है ना? इट विल नॉट बी अ वर्च्यू फॉर मैक्रो. यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं ये कह दूं कि फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेविंग इज अ वर्च्यू. सेविंग इज अ वर्च्यू. ओके, मतलब सेविंग इज गुड फॉर माइक्रो. सेविंग इज वर्च्यू फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, फॉर माइक्रो लेवल. but not for मैक्रो लेवल. बट मैक्रो लेवल के लिए ये वर्च्यू नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर एक पर्सन सेव करेगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर सभी सेव करने लग गए, कोई एक्सपेंसेस ही नहीं होंगे बेटे, तो आप देखो मार्केट के अंदर डिमांड कैसे होगी. कोई भी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं कर पाएगा. तो चाहे ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर लो, चाहे ये कर लो कि एक पर्सन अगर पैसा विड्रॉ कर लेता है तो कोई सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे सिस्टम पे, बैंकिंग सिस्टम पे. लेकिन अगर सभी विड्रॉ करेंगे, यानी ऑल आर देयर टू विड्रॉ देयर मनी, ठीक है, तो फिर ये एक सीरियस ड्रॉबैक होगा. तो इसको आप क्या बोलते हो? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. This paradox is firstly defined by Mr. Ragnar Frisch. Okay, तो इस टर्म को किसने डिफाइन किया था बेटे? सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने. तो ये आपके जो साथ में मैं कुछ बेसिक टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर्म में जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको जो है, जिन बच्चों का टारगेट है फाउंडेशन वगैरह क्लियर करना, तो ये टर्म्स आपकी साथ साथ क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, इस लेक्चर में. ठीक है, तो मैंने नेम क्या बताया बेटे? रैगनर फ्रिश. तो रैगनर फ्रिश कंसीडर्स दैट देयर इज अ पैराडॉक्स, मतलब माइक्रो एक अलग ब्रांच है और मैक्रो एक अलग ब्रांच है. दैट्स व्हाई इनका जो है सेपरेट फॉर्म के अंदर जो है इसको स्टडी किया जाने लगा. तो इट वाज the paradox was given in the year 1933, afterwards which micro and macro are two branches of economics. Okay, so next part is economy. So let's move on to the one more important topic, that is economy. Usually students are very confused regarding the meaning of economy and economics. Basically they thought that these are the similar terms, but there is a great difference between economy and economics. Economics which deals with the management of the resources, but economy refers to the system through which the people of an area earn their livings.
on their livings. तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है बेटे जिसके थ्रू लोग अपनी लिविंग्स अर्न करते हैं, मतलब अपनी कमाई करते हैं, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप इकोनॉमी बोलते हो। तो इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच द पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग्स, ओके। सो देयर आर three main types of economies. Three main types of economies. पूरे वर्ल्ड में बेटे तीन ही मेन टाइप हैं इकोनॉमीज के। तो वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, centrally planned economy. Another one is market economy, and the third one is mixed economy. So we must know about the basic difference between these three, ठीक है, among these three. So first we talk about the meaning. At first we talk about the meaning. तो सबसे पहले हम meaning को लेते हैं कि क्या है centrally planned economy. So those economies which are controlled by a central authority, which are controlled by a central authority like government, okay, central authority like government, are known as centrally planned economies, okay, centrally planned economies or economy. Okay student, so the economy or those economies which are controlled by a central authority like government known as a centrally planned economy. तो centrally planned economy USSR हुआ करता था, ठीक है। एट प्रेजेंट आपको कोई भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है वर्ल्ड में नहीं है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कॉज इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द central controlling unit, okay. So market economy, those economies which are controlled by market forces, for example डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई बेटे क्या होती हैं, ये मार्केट फोर्सेस होती हैं। तो जब कोई भी इकोनॉमी इन मार्केट फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल्ड है, सो दोज इकोनॉमीज व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई नोन एज मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमीज के बहुत से एग्जांपल हैं बेटे पूरे वर्ल्ड में। जो यूएसए है मार्केट इकोनॉमी है, यूके है मार्केट इकोनॉमी है। इट मींस इन इकोनॉमीज के अंदर गवर्नमेंट होती है बट गवर्नमेंट प्लेज अ सेकेंडरी रोल, मेजर रोल इज प्लेड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट or the price of product, every kind of product's price is being settled by the market forces like demand and supply, okay. USA, UK, Germany, France, all these are market economies. The third one is a mixed economy. So those economies sorry, those economies which are controlled by both central authority as well as market forces.
sorry. So these economies are controlled by both a central authority as well as a market forces. For example, India is the best example of a mixed economy. Okay, so सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज क्या होती है बेटे, जो एक सेंट्रल पावर से कंट्रोल्ड होती हैं, मतलब गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड होती हैं, यानी सभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का। और मार्केट फोर्सेस के अंदर सभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर किसका कंट्रोल होता है, मार्केट फोर्सेस का, लाइक डिमांड और सप्लाई का। से यूएसए है, यूके है, इस तरह की इकोनॉमीज मार्केट इकोनॉमीज हैं प्रेजेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी, हालांकि इनमें गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट इज देयर टू प्ले अ सेकेंडरी रोल, बट मेजर रोल इज प्लेड बाय द मार्केट फोर्सेस। और मिक्स्ड इकोनॉमी में there is a role of both the sectors, public sector as well as private sector. So there is a central authority as well as a market forces. So जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज होती हैं, इनमें पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेट करता है, ठीक है। लेकिन मार्केट फोर्सेस के अंदर क्या होता है, मार्केट इकोनॉमीज में क्या होता है, इनमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। तो इसी डिफरेंस में आगे हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स। तो इसमें पब्लिक सेक्टर क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। सभी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, पब्लिक सेक्टर करता है। किसमें, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज में। और इसमें कौन करता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स। इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और इसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर तो इसमें दोनों ही डोमिनेट करते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज consumers welfare is main objective। इस इकोनॉमी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर्स वेलफेयर। तो ये वेलफेयर के लिए काम करती हैं ये इकोनॉमीज। और इसमें क्या होता है मेन टारगेट, टू मैक्सिमाइज प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। तो ये प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, टू मैक्सिमाइज द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। ओके, तो ज्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव इज कंज्यूमर्स वेलफेयर, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। नो डाउट कंज्यूमर वेलफेयर ये भी सोचेगा, बट अपने प्रॉफिट से ऊपर नहीं रखेगा उसको, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी इज welfare along with profit, main objective। okay, welfare along with the profit, तो इसका main objective है। okay students, so these are the three main differences between centrally planned economy, market economy and mixed economy। okay students, the economies which are controlled by a central authority like government, centrally planned economy, market economy controlled by the market forces, no doubt government plays a secondary role, mixed economy which are controlled by both the central authority as well as market forces। Best example for centrally planned economy, right now no economy in the world is a completely centrally planned economy। okay, so market economy example, USA, UK, Japan, France, mixed economy, India। okay, centrally planned economies are also known as a socialist economies, and market economies are known as a capitalist economies, and mixed economy, you know that, okay, the name is mixed economy, or other name you can say that a mixture of socialist and capitalist economy। okay, so public sector dominates means all the resources are owned by public sector in the centrally planned, and in market economy or capitalist economy private sector dominates, all the resources are dominated by private sector, and here by both। consumer welfare is main objective,
To maximize the profit is producer's profit is main objective. No doubt consumer welfare is there, but at foremost producer's profit and welfare along with the profit. So this is the difference between these three economies. Okay, students, and now I hope you will get all the concepts. If there is any problem, you can ask. Okay, so this is again Rahul Grover signing off. Thank you.